हेलो बच्चों, मैं नीरज सक्सेना विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रामपुर से विज्ञान का अनसोल्ड पेपर 2023 का सेट ईजे को मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भाग को सॉल्व कराऊंगा। इसमें आप देख रहे हैं जो अनसोल्ड पेपर दिख रहा है आपको। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? अगर पूरा फिगर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर है, जो पहले क्वेश्चन का आंसर है वो है डी। इसके लिए हम अवतल दर्पण बनाएंगे। ये अवतल दर्पण होता है जिसमें जो गोलीय पार्ट होगा, जो कर्व्ड सरफेस होगी, उस पर पॉलिश होगी। और यहाँ हम फोकस पहले ये देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होगा। तो मन में ये सोच लेते हैं कि सर्किल इसका कैसा बनेगा। जो सर्किल का सेंटर होगा वही इसका वक्रता केंद्र होगा, सी, जिसे हम सी कहते हैं। और जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो यहाँ रख देंगे हम एफ, ये एफ हो जाएगा। और ये होता है ध्रुव, पी कहते हैं जिसे, ये पी होगा। और ये कह रहे हैं हम दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस दूरी के बीच जब वस्तु रखी जाती है तब जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी बनेगा, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनेगा। तो हम यहाँ वस्तु रख देते हैं बीच में, और इसके समानांतर लाइन ये जाएगी। और इसका प्रोसेस होता है कि जो समानांतर लाइन जाएगी वो दर्पण के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। तो ये हम ये फोकस से गुजार देंगे परावर्तन के बाद। दर्पण में परावर्तन होता है, और एक जो लाइन होगी वो इसके सेंटर से गुजरेगी, जो वक्रता केंद्र है। अब ये यहाँ मिलेंगी नहीं, तो हम इसको पीछे बढ़ा देंगे, और पीछे बढ़ाने के बाद जहाँ मिलेगी ये, वो ही इसका वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होगा। ये आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा क्योंकि दर्पण के पीछे बना है। ये प्रतिबिंब हमें क्योंकि दिखाई नहीं देता है इसलिए काल्पनिक माना जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो जो लेंस पसंद किया जाता है बच्चों, वो किया जाता है उत्तल लेंस। लेकिन हम जानते हैं जो पावर होती है किसी लेंस की वो होती है P = 100/f। और 100/f का मतलब ये हो जाता है कि फोकस दूरी जितनी ज़्यादा होगी पावर उतनी कम होगी। पहली बात तो ये समझ लो कि डिक्शनरी के जो छोटे शब्द होते हैं वो उत्तल लेंस से ही हमें बड़े दिखाई देंगे। तो उत्तल लेंस में या तो ए आंसर आ रहा है या सी आंसर आ रहा है। लेकिन जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का वो सी है। वो सी इस कारण है कि जो 100/f अगर हम यहाँ 5 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 20 डायोप्टर इसकी पावर। और अगर 50 लगाते तो होती 2 डायोप्टर पावर। तो जो 20 डायोप्टर यानी जिस लेंस की पावर ज़्यादा होगी वही तुम्हें अक्षर आपको बड़े दिखाई देगी। तो इसलिए इसका आंसर सी है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप दिखाई दे रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं, तो दर्पण तथा लेंस कौन से संभावित होंगे? तो आप देख रहे हैं, ये भी जानते हैं ये अवतल लेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये अवतल लेंस होता है। इसकी भी फोकस दूरी माइनस में होती है, एफ जो होता है निगेटिव होता है। और दूसरा जो दर्पण दिया है अवतल, जो अवतल दर्पण होता है उसकी भी फोकस दूरी माइनस होती है। तो इस कारण जो इसका आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का वो ए होगा, यानी दोनों ही चीज़ें अवतल होंगी। तो 3 क्वेश्चन आपके पूरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह होती है। तो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है वो एक्चुअल में जो भाग है वो दृष्टिपटल है, यानी इसका आंसर डी होगा। डी पे क्या होता है? रेटिना होता है दृष्टिपटल पर, एक्चुअल में बनता वहाँ है, लेकिन
इसमें आंसर, क्योंकि कार्निया से प्रकाश किरण आती है और जहाँ पे फोकस होती है वो रेटिना होता है और रेटिना दृष्टि पटल पर होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम चलते हैं। जो 5th क्वेश्चन होगा उसको बना के दिखाते हैं। दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, यानी पैरेलल समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी और पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात बताइए। तो जब पदार्थ सेम है तो आप ये समझ लीजिए जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो, वो हो जाएगा सेम जब पदार्थ सेम है, लंबाई सेम है, व्यास सेम है। इसका मतलब क्या होगा, रो इक्वल आर ए अपॉन एल के अकॉर्डिंग आर भी सेम होंगे, दोनों तारों की ये भी सेम होंगे। जब आर सेम होंगे तो हम क्या करते हैं, पहले सीरीज में लगा लेते हैं प्रतिरोध। सीरीज में हमने आर डैश मान लिया, आर डैश R1 प्लस R2, यानी सीरीज में आ गया R प्लस R यानी 2R। पैरेलल में यूज़ करा, यानी समांतर क्रम में जब हम यूज़ करेंगे तो 1/R डबल डैश इक्वल 1/R प्लस 1/R, ये ऐड करके हो जाएगा 2/R। तो R डबल डैश जो आ जाएगा वो आ जाएगा R/2। तो ये तो इनके रेजिस्टेंस आ गए। जब रेजिस्टेंस हमने सॉल्व कर दिए तो हीट का फार्मूला होता है H1/H2 इक्वल I² RT फार्मूला लगता है, तो R डैश T और यहाँ भी आ जाएगा I² R डबल डैश T। तो यहाँ हम वैल्यू लगाएंगे। R डैश कितना है देखिए, R डैश है 2R, जो सीरीज में आया वो आंसर वो 2R था, और जो R डबल डैश की वैल्यू निकाली है वो हमने निकाली है R/2। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:1। तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कि लघु परिपथ, यानी लघु परिपथ के समय परिपथ में, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट। क्वेश्चन नंबर आपका जो चल रहा है वो 6 चल रहा है, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि जो वायर का कॉम्बिनेशन है वो ब्रेक हो गया, टूट गया। और जब वायर का कॉम्बिनेशन ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि रेजिस्टेंस कम हो गया, प्रतिरोध कम हो गया, आर कम हो जाता है। और जब आर कम हो जाएगा तो आप समझ सकते हो आर बराबर क्या होता है, V/I ओम के लॉ से। तो आई जो हो जाएगा बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाता है। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, यानी जो करंट प्रोड्यूस करती है वो डिवाइस क्या है, वो क्या डिवाइस होती है। तो इसके लिए एक जनरेटर दिया है, जनित्र, गैल्वेनोमीटर दिया है, अमीटर दिया है, मोटर दिया है। तो आप जानते हैं अमीटर जो करंट मीज़र करता है, करंट को मापता है, वो अमीटर है। मोटर जो मैकेनिक का मतलब जो इलेक्ट्रिकल करंट होगी उसको भी मैकेनिकल वर्क में बदलेगा। गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन बताता है कि करंट बह रही है, सर्किट में नहीं बह रही है। जनित्र, इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो जनित्र होगा। कारण जो जनित्र होता है वो मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल करंट यानी इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर
8 आपका देखिए, अब केमिस्ट्री के शुरू हो जाते हैं उपखंड खा। उपखंड खा शुरू हो जाता है। तो उपखंड खा में जो पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, एंटीमनी। एंटीमनी सिंबल जो होता है Sb होता है, और मेटल, नॉन मेटल, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। धातु नहीं होगी क्योंकि जो एंटीमनी है वो पीरियोडिक टेबल में 5th ग्रुप में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ऐसे हैं। तो जो ये है, ये जो होगा उपधातु होगा, सी आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बहुत आसान है, लेड नाइट्रेट का मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, जो लेड नाइट्रेट है उस पर 2 ऑक्सीडेशन 2 चार्ज होता है, 2+, और जो NO3 होता है, ऐसे ही पढ़ते हैं आप लोग 9th में, -1 चार्ज होता है। जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फार्मूला जो बनता है वो PbNO3 का होल टाइम्स 2 बनता है, यानी बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10th, ये सब ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं अभी आपके। 10th जो है वो है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो तुम्हें पता है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन, उनका सूत्र होता है CnH2n+2। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनका जो जनरल फार्मूला है वो है या तो CnH2n होगा या CnH2n-2 होगा। तो हम ये चेक करेंगे ये कौन सा आंसर इनमें से इनको वेरीफाई करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो C2H6 इसी में जाएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। CH4 जो C आंसर है, 1 लगाओगे 2 × 1 C1H4, ये भी इसी में जाएगा। और C3H8 3 लगाओगे, C3H8 ये भी संतृप्त में जाएगा। हमसे पूछा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो अगर मैं यहाँ पे C2 लगाता हूँ तो C2 × 2 तो ये हो जाएगा C2H4, यानी ये इस टाइप का हाइड्रोकार्बन है। जो एल्कीन आप पढ़ते हो जिसमें डबल बॉन्ड होता है, वो इसको वेरीफाई करेगा। और क्वेश्चन नंबर 10 का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो प्रोपेनल फॉर्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 11 में, जो प्रोपेनल है उसका फार्मूला होता है CH3 CH2 एंड CHO, यानी प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह कौन सा होगा? ए आंसर इसका सही होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी समझ लीजिए बहुत ध्यान से, ये 13 था, ये 12 था आपका। एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड फार्मूला होता है एसिटिक एसिड का CH3COOH। तो 1 2 कार्बन है इसके, इसका नाम होगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, क्योंकि 2 कार्बन पे इथेन होता है इसलिए इथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो जो एसिटिक एसिड है उसका IUPAC नाम जो होगा वो बी होगा, आंसर इसका बी जो होगा वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 था ये आपका, ये 12 था, और जो आपका ये था एल्डिहाइड वाला ये 11 था, ये 12 है। अब ये आ रहा है 13 क्वेश्चन आपका। एक तत्व के क्लोराइड का फॉर्मूला MCl2 है, तो इसके ऑक्साइड का फार्मूला बताइए। तो MCl2 अगर बना होगा तो इसका मीन ये होगा जो M है उस पर चार्ज कितना होगा? +2।
अब ये ऑक्साइड का फार्मूला पूछ रहे हैं, तो M+2 और O पे आप जानते हो -2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 2 प्लस माइनस, तो ये फार्मूला जो बनेगा वो MO बनेगा, यानी MO का मतलब इसका बी आंसर आपका राइट है। अब जो होंगे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होंगे, जो बायो वाले हैं वो बायो वाले सर पढ़ाएंगे। हम लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। ये शुरू होता है पोर्शन, वर्णात्मक प्रश्न खंड बा। किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। अब आपको डायग्राम बनाने हैं। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, और बोर्ड में ज़्यादातर आते हैं डायग्राम, रे डायग्राम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले तो आपको ये देखना है क्वेश्चन नंबर, यह है एक उपखंड का फर्स्ट क्वेश्चन। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण की पहचान होती है कि ये इसी फॉर्म में वक्रता जो होगी, वक्रता वाला जो सरफेस होगा, जो उभरा हुआ होगा, उसी पर पॉलिश होगी। और ये होगा इसका मुख्य अक्ष, ये बनाया था हमने पहले भी अभी। ये इसका पोल होता है P। मैंने कहा था इसका जो सर्किल बनेगा, मतलब जिस पृष्ठ से भी ये दर्पण प्राप्त हुआ होगा, उसका जो सेंटर आप इमेजिन कर सकते हो कि सेंटर लगभग यहाँ इसका आ जाएगा, ये C हो जाएगा, वक्रता केंद्र जिसे कहते हैं। और वक्रता केंद्र से यहाँ तक की जो ध्रुव तक की दूरी होती है, पॉइंट तक की, उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या R कहा जाता है। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका मतलब तुम अपने आप समझ सकते हो आप लोग कि F जो होगा वो P और C के सेंटर पर होगा। अब कंडीशन देखिए, मतलब उस समय रेख डायग्राम बनाना है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी वस्तु हमें यहां रखनी है, इनके बीच में। तो पहले एक पैरेलल लाइन लाएंगे। हमने अभी बताया था कुछ देर पहले, जो भी पैरेलल लाइन होती है जो दर्पण पर गिरेगी, तो परावर्तन के पश्चात हमेशा ये आपके फोकस से गुजरती है, ये फोकस से पास होगी F से। और एक किरण जो होगी इसके वक्रता केंद्र से पास होगी, ये वक्रता केंद्र है, यहां से पास हो गई। तो ये जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी इमेज, ये इमेज होगी, यह है इमेज, प्रतिबिंब। तो इसे हम क्या कहेंगे, कह रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति लिखिए। तो हम लिख देंगे प्रतिबिंब वास्तविक होगा, जो भी वास्तविक होगा, जो भी बस इधर ही बन गया दर्पण के साइड में, और उल्टा बनेगा, वस्तु सीधी रखिए, उल्टा बनेगा। और कहाँ बनेगा, C तथा अनंत के बीच। तो ये हमारा पहला फिगर हो गया इसका। जो दूसरा फिगर है वो इन्होंने कहा है ध्रुव और फोकस के बीच रखिए। तो फिर दर्पण बनाते हैं, ये दर्पण बन गया इसका। और दर्पण बनाने के बाद हमने ये P फिर ध्रुव मान लिया, वही लगभग सेंटर मानते हुए यहाँ C मान लिया, इसके बीच में F रख दिया, यहाँ F हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगी। उसके बाद क्या किया जाएगा, अब हमें ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखना है, तो इनके बीच में वस्तु को रख दिया जाता है। ये वस्तु रख दी हमने, ये O मान लेते हैं वस्तु को। फिर वही चीज एक लाइन पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से गुजरेगी, जो भी पैरेलल जाएगी वो दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी, ये फोकस से गुजर गई। और एक लाइन जो होगी इसके वक्रता केंद्र से गुजरेगी। तो देखेंगे आप ये मिलेंगे नहीं, ये मिलेगी नहीं इसमें।
ये मिलेगी नहीं, बल्कि ये इसको हम पीछे जाके मिलाएंगे। तो इसको बिल्कुल स्केल से आप पीछे मिलाना ऐसे डॉट डॉट करके, तो ये यहाँ मिलेगी कहीं जाके। तो ये इमेज आएगी इसकी। तो ये होगी इमेज ये काल्पनिक होगी। काल्पनिक मतलब दर्पण के पीछे बनेगी, वस्तु से बड़ी बनेगी, बड़ी बनेगी। तो ये क्वेश्चन आपका 2 + 2 4 नंबर का था। अब हम आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे। 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताइए। पहले तो हम ये देखेंगे दर्पण है कैसा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दे रखी है। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 2। वस्तु की लंबाई, जो वस्तु की लंबाई होती है उसे कहते हैं ओ, वो दे रखी है आपको 5.0 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी होती है एक्चुअल में F, वो होती है वक्रता त्रिज्या R की आधी। तो R दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर, तो 30/2 यानी ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि दिया गया दर्पण उत्तल होगा। एक तो चीज हमें ये कंफर्म हुई यहां पर, उत्तल होगा, क्योंकि हमने वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी निकाली, फोकस दूरी प्लस में आई, क्योंकि अवतल की माइनस में होती है इसलिए ये आ गया। अब फार्मूला लगा देंगे, 1/f इक्वल होता है 1/v अपॉन प्लस 1/u। u सदैव माइनस लगता है, तो u देख लो आप क्या है, क्योंकि लेफ्ट में वस्तु रखी जाती है। तो u दे रखा है आपको दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। ये माइनस लगेगा, माइनस के 20 लग गया सेंटीमीटर। f ये निकाल रखा है, v निकालेंगे अब, तो ये आ गया 1/15 1/15 1/v माइनस 1/20। तो ये हो जाएगा 1/v इक्वल 1/15 प्लस 1/20। इनका एलसीएम ले लीजिए। और मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एलसीएम लिख लीजिए। तो यहाँ 20 और यहाँ 15, ये हो जाएगा 35/15 × 20, यानी जो v आ जाएगा वो आ जाएगा 300/35। डिवाइड कर देना, ये v आ गया, प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। अब पूछ रहे थे ये प्रकृति बताइए, तो v प्लस में है तो रियल हो गया, वास्तविक हो गया। v प्लस आ गया, वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। अब तुमसे एक चीज और पूछिए, आकार पूछा है प्रतिबिंब का, तो फार्मूला लगेगा -I/O इक्वल v/u। तो -I इमेज की लंबाई पूछी है, O दे रखा है, वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर, v निकाल रखा है आपने 300/35, 300/35, और हमें u को कैलकुलेट करना है। सॉरी, u दे रखा है आपका 20 माइनस में, वो भी तो ये माइनस और ये 20, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दे रहे हैं हम। तो I आ जाएगा 300 × 5/35 × 20। तो जो भी आएगा सॉल्व करके वो इसका इमेज का आंसर हो जाएगा। तो ये इस टाइप से
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले जो भी क्वेश्चन दिया जाता है न्यूमेरिकल, पहले ये देखते हैं कि उसमें वैल्यू दे किस चीज़ की रखी है, वो ज़्यादा फार्मूला बनता है। तो एक तो आर दे रखा है आपको 4 ओम, एक तो ये दिया है, और प्रति सेकंड ने टाइम दे दिया t = 1 सेकेंड, और आप लोगों को दिया है 100 जूल ऊष्मा, W दिया है 100 जूल, ये आ गया। तो पूछा गया है प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर बताइए, V क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसा फार्मूला यूज़ कीजिए जिसमें ये सब चीज़ें आती हों। तो आपको पता है W बराबर VIT होता है, और चूंकि I होता है V/R, तो हम ये लगा सकते हैं I की जगह V/R लगा देंगे, तो V × V/R × T, तो ये हो जाएगा V²/R × T W। तो V² कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो W × R/T ये आ जाएगा। तो W की वैल्यू है 100, R गिवन है 4 और टाइम है 1, तो ये हो गया V² आया 400, तो इसका स्क्वायर रूट होगा B = 20 वोल्ट, ये इसका आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था ये। इसके बाद क्वेश्चन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप ऊपर वाला भी कर सकते हैं, और या अथवा में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी यूज़ कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल है, ये बताऊंगा ही मैं, पहले मैं बता देता हूँ फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लेते हैं और ये इसको इस हिसाब से सजाना है, मतलब हाथ को बनाना है। ये जो उंगली होगी, ये क्वेश्चन नंबर जो चल रहा है आपका 4 है, उसका अथवा वाला पार्ट है। अभी फिर न्यूमेरिकल कराता हूँ। ये जो लाइन उंगली होगी पहली वाली, प्रथम उंगली, उसको रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और जो ये बीच की उंगली होती है इस टाइप से, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको हाथ से भी, वो होती है करंट की डायरेक्शन में। तो जो अंगूठा होता है, एक दूसरे के लंबवत रखते हैं तीनों को, उंगली, पहली उंगली, बीच की उंगली और अंगूठे को। उसके बाद जो अंगूठा होता है वो चालक पर बल की दिशा को बताता है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है कि बाएं हाथ को इस प्रकार से, बाएं हाथ की पहली उंगली, बीच की उंगली और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार से फैलाते हैं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच की उंगली करंट की दिशा में, तो जो अंगूठा होता है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। अब इसमें जो न्यूमेरिकल है वो आसान है। 1.2 मीटर लंबे तार में 2 एम्पियर की करंट बह रही है। जब भी सवाल करें पहले ये लिख लें कि क्या क्या गिवन है। तो एक तो 0.2 मीटर का आपको चालक तार दिया, ये मिल गया। करंट बह रही है 2 एम्पियर, ये आई हो गई, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तार को 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री कोण पे रखा जाता है। तो ये बी हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो ये हो गया 0.5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये आ गया। तो एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है थीटा = 45 डिग्री। तो फार्मूला होता है F = I/B/L sin थीटा, ये होता है चालक पर लगने वाला फोर्स। तो इसे वैल्यू लगाएंगे, फोर्स निकाल लेंगे। तो I कितना दिया 2, V आपको दिया है 0.5, लेंथ दी है वायर की, तार की 0.2, और साइन 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 0.4 × 0.5, और साइन 45 की वैल्यू होती है √2। तो ये हो जाएगा
0.02 0.02 अपॉन √2 लिखते नहीं है इसलिए कैलकुलेट ऊपर नीचे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू √2 और यूनिट होता है न्यूटन। तो यहीं विराम देते हैं क्लास को, और ये न्यूमेरिकल एक ही बचा है वो कल कराएंगे आगे। अभी एक रसायन वाला पार्ट बचा है उसको आगे किया जाएगा।